Good morning, ma'am. Good morning. I'm going to start new chapter of civics. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So I'm going to start chapter number 4, understanding laws. है ना? This is the new chapter of civics. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. What is law? क्या होता है law? कानून. हिंदी में कानून बोलते हैं. अभी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. You may be familiar. मैम कंट्री को मैम डेमोक्रेसी चलाने के लिए मैम इसलिए लॉ यूज करते हैं. हाँ, डेमोक्रेसी या आपके फैमिली में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, नॉर्म्स होते हैं. यस होते हैं मैम. ना कि कितने बजे तक घर आ जाना है, कितने बजे तक. तो लॉ होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना. सिविक सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं. ठीक है. और लॉ होते हैं, लॉ जैसे आप लॉ इसको बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको मैं इसी के उससे समझा रही हूँ. आप फैमिलियर हो गए कुछ लॉज से, जैसे कुछ स्पेसिफाई एज ऑफ मैरिज गया है ना. लॉ मतलब मैरिज की एज पता है ना आपको क्या होती है. 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए होती है, 21 ईयर्स बॉय के लिए होती है. तो ये एक क्या हो गया, ये एक लॉ है. बच्चों की शादी नहीं की जा सकती. ठीक है. द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. अब वोटिंग जो राइट्स हैं वो किस एज के लोगों को मिले हुए हैं बताओ. 18 ईयर्स एंड अबव के लिए. अब इसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करना या बाय करने के लिए भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज होना ज़रूरी है. दैट इज़ द लॉ. वी नॉट now know that the parliament is in charge of making law. laws कौन बनाता है. लेजिस्लेचर बनाता है पार्लियामेंट में, है ना. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन. क्या ऐसे लॉ सब पे अप्लाई होते हैं. हाउ डू Yes, ma'am. न्यू लॉज कम इनटू बीइंग. न्यू लॉज कैसे आते हैं, कैसे आते हैं न्यू लॉज, है ना. एक बिल के थ्रू आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो प्राइवेट मेंबर करे. फिर वो डिबेट डिस्कशन होता है, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, एक लंबा प्रोसीजर है. फिर उसके बाद जो बिल क्या बनता है, लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है. ठीक है. कुड देयर बी लॉ दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. कुछ ऐसे लॉ भी होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, पॉपुलर नहीं होते, कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत डिस्प्यूट्स अराइज कर दें, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर दें, ऐसे भी लॉ बनते हैं. वॉट शुड वी एज सिटीज़न डू अंडर सच. ऐसी सर्कमस्टांसिस में एज सिटीज़न हमें हम क्या करना चाहिए. तो इसी पे बेस्ड चैप्टर है ये. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या लॉ सभी पे अप्लाई होते हैं, होने चाहिए. ठीक है. अब read the following situation and answer the question. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हो गया, गवर्नमेंट. आवाज क्लियर आ रही है बेटा. यस मैम. और स्क्रीन विजिबल है. यस मैम. ओके. ठीक है. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट में वर्क करता है उसका बेटा क्या है, छुप रहा है. छिप क्यों रहा है, उसने कोई ना कोई क्राइम कमिट किया है और हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस. और उसको डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसने 10 साल की जेल में जाने की सज़ा कर दी. और वो क्या कर रहा है, वो छिपता फिर रहा है. वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई बेटा है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट. आपको लगता है कि ऐसे छिपाना चाहिए अपने बेटे को उसको. नो मैम. नहीं ना. No, ma'am. Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful. वो
उस पे जो उसने क्राइम कमिट किया है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको जो सज़ा दी है इम्प्रिजनमेंट की, क्या उसको एग्जेम्प्ट होना चाहिए? क्या उसकी सज़ा माफ़ हो जानी चाहिए क्योंकि उसके फादर नो मैम, इकोनॉमिकली साउंड है, पॉलिटिकली पावरफुल है, इसलिए माफ़ हो जानी चाहिए? नो नहीं मैम। ना? नहीं, लॉ की नज़र में सब समान है, ऑल आर इक्वल्स, है ना? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, मिनिस्टर का बेटा कुछ भी करे और उनके ऊपर वो लॉ अप्लाई ना हो, ऐसा नहीं है। लॉ क्या देखता है? सबके लिए इक्वल कंसीडर करता है। लॉ क्या करता है? इक्वल कंसीडर करता है सब किसी को। ठीक है, इस चीज़ से क्लियर हो गया कि लॉ सब पे अप्लाई मैम, होता है, चाहे वो अमीर यस हो, मैम। चाहे वो गरीब हो, चाहे वेल्दी पर्सन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, सब पे अप्लाई होता है। द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर आपके बच्चे को सजा मिली, किसी ऑफिसर के बच्चे को या ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे को जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, या किसी मिनिस्टर के बेटे को सजा मिली है और वो उसको अपने बेटे को छिपाता फिर रहा है, तो ये क्या होगा? वायलेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ को वायलेट कर रहे हो आप, लॉ नहीं मान रहे हो, कानून नहीं मान रहे हो, है ना? हो रहा है ना लॉ वायलेट इसमें। यस As मैम। you read in Unit 1st, members of the Constituent Assembly were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in the independent India. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये ही कहा था कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी पावर को, अपनी मनमानी, आर्बिट्रेरी होता है, अपने मन से अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जैसे कोई भी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या कोई भी एमएलएज, एमएलसी, एमपीज कोई भी हो, तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पहले से ही कि इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो वहाँ सब समान होंगे, कोई ऊपर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके लिए लॉ बराबर के एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है, रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ का मतलब है ऑल द पीपल are equal देखो ये इम्पोर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ, मतलब इसमें यह कि ऑल द पीपल्स आर कंसिडर्ड इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सभी को समान समझा जाता है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। मतलब लॉ का मतलब है कि सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होना, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ समझ आ गया? Yes, ma'am. है ना? So the law cannot discriminate between person on the basis of their religion, caste और gender. Law discriminate नहीं करता, कानून discrimination नहीं है कानून में, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो। रिलीजन के बेसिस पे आप सोचो कि हम हिंदू धर्म में बहुत बड़ा है, या मुस्लिम है तो बहुत बड़ा है, या सिख हैं तो बहुत बड़ा है, नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लॉ के लिए, सब बराबर है, इक्वल है सब, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे जेंडर बेसिस पे हो कि लड़के मतलब महान होते हैं या लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। लड़का चाहे लड़की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए कानून समान है। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. रूल ऑफ लॉ का मैंने बताया था, अपनी इजी लैंग्वेज में बताया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। लॉ हर सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होता है ना? लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है।
लॉ के नीचे नीचे ही हैं सब लोग, है ना। लॉ सबसे बड़ा है और इसको सब पे एप्लीकेबल है, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। नीदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। अबव द लॉ कोई भी नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। ऑल कंसिडर्ड इक्वल, सबको इक्वल कंसीडर किया जाता है लॉ में, ठीक है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। कोई भी क्राइम होता है या वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो इसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है। अगर कोई भी कानून को मतलब आप वायलेट कर रहे हो या कोई भी क्राइम कर रहे हो तो सबके लिए पनिशमेंट तो है ना। जिसमें जो गिल्टी पर्सन है, जो क्रिमिनल पर्सन है, वो लॉ की नज़र में मतलब क्रिमिनल है तो है, ठीक है, उसको और लॉ को कोई वायलेट नहीं कर सकता। नो वन कैन वायलेट द लॉ। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ऐसा ये हमेशा ऐसा ही था? इन एंशियंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। हमारे एंशियंट इंडिया में अगर हम देखे जाए तो बहुत सारे असंख्य और ओवरलैपिंग लोकल लॉज थे। ऐसे ओवरलैप करना मतलब उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाना। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉ। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट लॉ थे, मतलब गरीबों के लिए बेचारों के अलग लॉ। तो एंशियंट इंडिया में ये था कि ये डिपेंड करता था डिफरेंट कम्युनिटीज़ पे, ठीक है। डिफरेंट सबकी ऑटोनॉमी चलती थी, अपनी स्वायत्ता थी कि अपने हिसाब से लॉ बनाते थे, ठीक है। Among their own, in some cases the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. पहले क्या होता था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। जैसे कुछ केसेस में जो पनिशमेंट है 2% को, मान लीजिए 2 पर्सन्स को पनिशमेंट रिसीव हुई है ना, सेम क्राइम के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि लोअर कास्ट का जो बैकग्राउंड, अगर वो लोअर कास्ट से रिलेटेड है तो उसको हार्शली पेनलाइज करा जाता था, मतलब कठिन सज़ा दी जाती थी, जबकि जो अपर कास्ट है उसको कठिन सज़ा नहीं दी जाती थी। This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. अब यही जो धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया। जो लॉ स्टार्ट हुआ धीरे धीरे कॉलोनियल पीरियड में ये इवोल्व होता चला गया। लॉ क्या हो गया, डेवलप होता चला गया। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। जो रूल ऑफ लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने, है ना। ब्रिटिशर्स से पहले क्या था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। लोअर कास्ट वालों को ज़्यादा पेनल्टी मतलब हार्शली पेनलाइज किया जाता था, उनको ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था, जबकि अपर कास्ट को नहीं दिया जाता था। तो ये डिफरेंस था। ये रूल ऑफ लॉ कौन लेके आया, ब्रिटिशर कॉलोनियलिस्ट लेके आए ये रूल ऑफ लॉ। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड। हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये रिसर्च की है, उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इस क्लेम को लेके, बहुत सारे ग्राउंड में। टू ऑफ विच इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। पहला तो ये था कि भाई इनमें डिस्प्यूट्स थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लॉ कैसे बना। तो जो फर्स्ट कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था, मतलब मन से लिया हुआ था। And second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. कुछ का मानना है कि कुछ इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था लीगल स्फीयर में ब्रिटिश इंडिया के साथ, मतलब उनकी वजह से ये रूल ऑफ लॉ आया था। पहले तो मानते कि नहीं, मनमानी करते थे ब्रिटिशर्स भी लॉ के नाम पे। कुछ लोग मानते कि नहीं, इंडियन नेशनलिस्ट ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था लीगल स्फीयर में ब्रिटिश इंडिया के समय, इसके डेवलपमेंट में, है ना। दो चीज़ें हो गई। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब है ना, एक एग्जाम्पल है मनमानी का। आर्बिट्रेरीनेस होता है मनमानी, ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी करते थे ना, अपने हिसाब से करते थे। तो ये जो लॉ आया था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 में ये आया था। द आइडिया ऑफ सेडिशन का मतलब क्या होता है? वही आगे आ रहा है, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियर आ रहा है।
द आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। अब इस सेडिशन को हम बहुत ब्रॉडली समझेंगे कि सेडिशन एक्ट होता क्या है। इसको इसी टॉपिक पे आ रही हूँ मैं। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। सेडिशन समझ गया? इसमें यह है कि पर्सन अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया या क्रिटिसाइज किया, तो उसको बिना ट्रायल के उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब सिर्फ उसकी पॉलिसीज को अपोज करने के लिए, उनको अपोज करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये जो सेडिशन एक्ट क्या था, ये यही था, बिना ट्रायल के किसी को गिरफ्तार कर लेना, सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने पॉलिसीज को अपोज किया या प्रोटेस्ट किया है या क्रिटिसाइज किया है ब्रिटिश को, मतलब गलत को गलत बोल दिया, तो भी आप अरेस्ट हो सकते थे। दैट इज कॉल्ड सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। क्लियर? यस मैम। समझ आ गया? हाँ। Yes, ma'am. Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो लीडर थे ना, नेशनल लीडर्स जो थे, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये अपनी मनमानी कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मनमानी कर रहे थे ब्रिटिशर्स, क्या करते थे? आर्बिट्रेरी का होता है अपनी मनमर्जी, जिसे कहते हैं ना मनमानी करना। ये दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। अब जो अपने नेशनल लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि भाई इक्वलिटी आए, है ना, वो चाहते थे ऐसे आइडिया चेंज हो और इक्वलिटी आए, सब इक्वल कंसीडर किए जाने चाहिए। Change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice। वो चाहते थे कि अब इसमें थोड़ा सा नेशनलिस्ट जो थे कि भाई अब चेंज आना चाहिए, सबको इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए और किसी को भी मतलब जो रूल्स हैं दे वर फोर्स टू ओबे, उनको जो फोर्सफुली ओबे करने के लिए बोला जाता था। जो लॉ थे जिसमें जस्टिस हो, ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें जस्टिस हो। जस्टिस का मतलब सब इक्वल कंसीडर किए जाने चाहिए, सबको समान समझा जाना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। अब 19th सेंचुरी के ख़त्म होने के बाद ये डिमांड बढ़ती चली गई। जो इंडियन लीगल प्रोफेशन थे अब वो धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो गए, मतलब लॉ के प्रोफेशन में लोग इंडियन अब जुड़ने लगे, है ना, और वो डिमांड करने लगे कॉलोनियल कोर्ट से इक्वलिटी की, कि भाई लॉ बने, जस्टिस बने, सब इक्वल बने, ये डिमांड करने लगे। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। अब इन्होंने क्या किया? जो लॉ में एंटर कर गए थे, है ना, ऐसे प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में जो एंटर कर गए थे, जो नए नए प्रोफेशंस इमर्ज हो रहे थे, इन्होंने क्या किया? अब डिफेंड करना शुरू कर दिया लॉ के आधार पे, जो इंडियंस की लीगल राइट्स को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया, उनको डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। अब इंडियन जजेस होते थे, अब डिसीजन मेकिंग में उनका भी रोल प्ले स्टार्ट हो गया था, मतलब वो भी जस्टिफाइड जजमेंट देने लग गए थे, ठीक है। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे तरीके थे जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो नेशनल लीडर्स थे, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कुछ प्रोफेशंस में आ गए, जज थे, वो जस्टिफाइड जजमेंट देने लग गए, और कुछ जो इंडियन के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने लीगल जो प्रोफेशन ही अपना ऐसा चूज़ कर लिया था। तो ये इवोल्यूशन जो हुआ था वो किसकी देन थी? नेशनलिस्ट की, नेशनल लीडर्स की, और ये जो अपने प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन में जो जुड़ गए थे उनकी। चलिए यहाँ से मैं कल चैप्टर कंटिन्यू करूँगी, है ना। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है बेटा? यस मैम। नो मैम। है ना। विल कंटिन्यू टुमारो।